पिछले 100 सालों के अंदर इंसानों ने कुछ बेहद ही चमत्कारी इन्वेंशंस कर लिए हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो या फिर हेल्थ के फील्ड में। और मैं केवल हमारी लाइफ स्टाइल के बारे में ही बात नहीं कर रहा, स्पेस और उसके रहस्यों के बारे में भी हमने बहुत कुछ जान लिया है। हमने कई सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, इंसानों को स्पेस में भेजा है और यहाँ तक कि अपनी टेक्नोलॉजी को उस प्लानेट पर भी भेजा है जहाँ पर शायद अगले 100 सालों में इंसान बस सकते हैं। लेकिन फिर भी इंसानों की वर्षों की तमन्ना अभी भी अधूरी है और वो है दूसरे प्लैनेट्स पर जीवन की खोज। एलियन स्पीसीज या किसी भी तरह की लाइफ फॉर्म को हमने अपने सोलर सिस्टम में पहले ही ढूंढने की कोशिश कर ली है और अब अपने सोलर सिस्टम से आगे बढ़कर दूर के यूनिवर्स में खोज रहे हैं। ऐसे प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर किसी दूसरे स्टार को ऑर्बिट करते हैं, उन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों ने अभी तक 5000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स की खोज कर ली है। अब एक बार जरा सोच कर देखिए कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन 5000 प्लैनेट्स में से कम किसी एक पर जीवन हो। इसका सही जवाब देना मुश्किल है। हमारा यूनिवर्स हमारी सोच से भी करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा है और इस यूनिवर्स में अरबों खरबों स्टार्स और उनके इर्द गिर्द घूम रहे प्लैनेट्स हैं। बल्कि मुझे तो ऐसा कहना चाहिए कि अभी तक हम इतने विशाल यूनिवर्स में केवल 5000 एक्सोप्लैनेट्स ही ढूंढ पाए हैं। केवल एक हैबिटेबल प्लैनेट को ढूंढने के लिए हमें कम से कम 10 लाख से भी ज्यादा प्लैनेट्स ढूंढने होंगे। किसी एक्सोप्लैनेट पर जीवन की उत्पत्ति हो सकती है या नहीं, ये तो दूसरा सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स कैसे खोज पाएंगे। भले ही उन प्लैनेट्स पर हमें जीवन नहीं मिले, लेकिन फिर भी किसी भी प्लैनेट को यही सोचकर नकारा नहीं जा सकता। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढने का एक बेहद ही बेहतरीन तरीका इजाद किया है। क्या आप जानना चाहते हो कि वैज्ञानिक ब्रह्मांड में दूसरे तारों का चक्कर लगा रहे ग्रहों को कैसे ढूंढते हैं? तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। कई 100 सालों से एस्ट्रोनॉमर्स मानते आए हैं कि दूर के यूनिवर्स में भी स्टार्स होते हैं और उनके अराउंड घूमने वाले प्लैनेट्स होते हैं। लेकिन सिर्फ कुछ 10 या 20 साल पहले ही इस थ्योरी को कंफर्म किया जा सका था। एस्ट्रोनॉमर्स बहुत से तरीकों से इन प्लैनेट्स को खोजते हैं और उन तरीकों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है ट्रांजिट फोटोमेट्री का। ये एक बेहद ही सिंपल साइंटिफिक तरीका है जिसे एक नॉर्मल इंसान भी समझ सकता है। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने टोटल सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण का नाम अवश्य सुना होगा। सूर्य ग्रहण तब आता है जब हमारा चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बिल्कुल बीच में आ जाता है। इस वजह से दिन होने के बावजूद धरती के कुछ हिस्सों पर अंधेरा छा जाता है। कुछ इसी तरह की चीज को ऑब्जर्व करके हमने नए एक्सोप्लैनेट्स खोजे हैं। अब मान लीजिए कि हमने दूर कहीं पर एक सूर्य जैसा ही बड़ा तारा खोज निकाला है। सूर्य या इससे कई गुना बड़े तारे को खोजना ज्यादा मुश्किल नहीं है। उनकी तेज रोशनी की वजह से ही धरती से ही उन्हें ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब हमें ये पता लगाना है कि उस तारे के इर्द गिर्द कोई ग्रह घूम रहा है या नहीं। तो अब हम धरती पर एक सैटेलाइट सेट कर देंगे जो उस तारे की ब्राइटनेस को लगातार ऑब्जर्व करता रहेगा। अब अगर उस स्टार के अराउंड कोई प्लैनेट है तो वो कभी न कभी तो सैटेलाइट के लाइन ऑफ साइट और उस स्टार के बीच जरूर आएगा। और जब ऐसा होगा तब स्टार की चमक में हमें कुछ बदलाव दिखेगा, यानी कि तारे की चमक थोड़ी सी कम हो जाएगी। जैसे ही उस स्टार की चमक थोड़ी भी कम होगी, वैसे ही सैटेलाइट अपना डेटा कलेक्ट करना शुरू कर देगा, जैसे कि कितनी देर तक वो चमक कम हुई और कितनी ज्यादा कम हुई। इससे हमें पता चल जाएगा कि क्या कोई प्लैनेट उस स्टार के अराउंड घूम रहा है या नहीं। और हमें सिर्फ इतना ही पता नहीं चलेगा, इस तकनीक से हमें उस प्लैनेट का साइज भी पता चल जाएगा जो हैबिटेबल प्लैनेट को खोजने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। किसी बड़े प्लैनेट की वजह से तारे की चमक में बहुत ज्यादा फर्क आएगा, वहीं किसी छोटे प्लैनेट की वजह से उसमें ज्यादा फर्क नहीं देखा जा सकेगा। जब ट्रांजिट मेथड के डेटा को रेडियल वेलोसिटी मेथड नाम की एक तकनीक से जोड़ा जाएगा तो उससे हम प्लैनेट की डेंसिटी का भी पता लगा पाएंगे। प्लैनेट की डेंसिटी की मदद से एस्ट्रोनॉमर्स उसके फिजिकल स्ट्रक्चर्स और उसके अंदर मौजूद केमिकल कंपोजिशंस को भी समझ पाएंगे। सिंपल भाषा में बोलूं तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून की तरह ही एक गैसीय प्लैनेट है या फिर पृथ्वी की तरह एक रॉकी प्लैनेट है। अब क्योंकि उस स्टार की लाइट प्लैनेट के एटमॉस्फेयर के थ्रू पास होकर हमारे सैटेलाइट के पास आएगी, इसीलिए स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम के एक मेथड से प्लैनेट के एटमॉस्फेयर या वायुमंडल को भी हम पहचान पाएंगे।
इसके अलावा ट्रांजिट मेथड से प्लैनेट के टेम्परेचर और रेडिएशन के बारे में भी हम पता लगा पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि इस डेटा की मदद से हम ये भी पता लगा पाएंगे कि क्या उस प्लैनेट में बादल का फॉर्मेशन हो सकता है या नहीं। अब इतनी सारी अच्छी चीजों के बावजूद ट्रांजिट मेथड में कई सारी परेशानियां भी हैं, जैसे कि हम तारे की चमक में बदलाव को तभी देख पाएंगे अगर वो प्लैनेट हमारे और स्टार के बिल्कुल बीच में आता है। केवल 10% प्लैनेट ही ऐसे होते हैं जो एक पंक्ति में आते हैं और जिनका ऑर्बिट में घूमने का समय अंतराल कम होता है। ट्रांजिट मेथड की मदद से हम एक ही बार में हजारों स्टार्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो फिर स्टार की चमक में बदलाव को माप लेता है। लेकिन कई बार चमक में बदलाव का कोई और कारण भी हो सकता है, जैसे कि स्पेस में मौजूद डस्ट के बादल। इस मेथड की एक और परेशानी ये है कि इसकी मदद से केवल आधी उम्र बीत चुके स्टार्स को ही ऑब्जर्व किया जा सकता है। जो स्टार्स काफी ज्यादा यंग हैं, उनके आसपास के प्लैनेट्स को ढूंढ पाना ट्रांजिट मेथड से काफी मुश्किल है या लगभग नामुमकिन है। वो इसलिए क्योंकि जो तारे सिर्फ कुछ ही मिलियन साल पहले पैदा हुए हैं, उनके इर्द गिर्द ग्रेविटी की वजह से धूल और पत्थर के मलबे घूम रहे होंगे। डस्ट पार्टिकल्स स्पेस में हर जगह मौजूद हैं। किसी बड़े स्टार या प्लैनेट की ग्रेविटी की चपेट में आकर वे उनके अराउंड चक्कर लगाने लगते हैं। धीरे धीरे ये पार्टिकल्स एक दूसरे में मर्ज होने लगते हैं और कुछ बिलियन सालों के बाद एक नए प्लैनेट का निर्माण करते हैं। इसीलिए इन स्टार्स के अराउंड के प्लैनेट्स को ट्रांजिट मेथड से ढूंढना बेहद ही मुश्किल होता है। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स ने इन प्लैनेट्स को खोजने का तरीका भी निकाल लिया है। उदाहरण के तौर पर हम अपने ही सोलर सिस्टम के प्लैनेट जुपिटर को ले लेते हैं। ये यहाँ मौजूद सबसे बड़ा प्लैनेट है। इस वजह से उसकी ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा है। जैसे सूर्य ने अपनी ग्रेविटी से सभी प्लैनेट्स को अपने ऑर्बिट में कैद करके रखा है, वैसे ही जुपिटर ने भी अपने ऑर्बिट में एस्ट्रॉइड्स के कलेक्शन को कैद करके रखा है। इन्हें ट्रोजन एस्ट्रॉइड भी कहा जाता है। ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स काफी स्मॉल बॉडीज होते हैं जो किस्मत से जुपिटर के लैग्रांज पॉइंट में कैद हो गए हैं। अब जैसे जैसे जुपिटर सूर्य के अराउंड चक्कर लगाता जाता है, वैसे वैसे ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स भी जुपिटर के आगे और उसके पीछे घूमते रहते हैं। इस वजह से उनके बीच में बड़ा सा एक गैप बनता है। इस चीज को देखकर ही एस्ट्रोनॉमर्स ने इस नए तरीके का इजाद किया है। अगर किसी यंग स्टार के अराउंड कोई प्लैनेट बना होगा तो उसने अपनी ग्रेविटी की वजह से जुपिटर की ही तरह ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स को जरूर कैद कर लिया होगा और उनके बीच के गैप को ऑब्जर्व करके उस नए एक्सोप्लैनेट को खोजा जा सकता है। इस स्टडी को सबमिट करने के लिए एक टीम ने LKCA15 नाम के एक यंग स्टार पर फोकस किया और जुपिटर की ही तरह कुछ गैप्स और सेपरेशन देखे। कलेक्ट किए गए डेटा से टीम ने अनुमान लगाया कि उस स्टार के अराउंड का प्लैनेट करीब नेपट्यून या सैटर्न के साइज जितना है। ये प्लैनेट सिर्फ कुछ मिलियन साल पहले ही पैदा हुआ है और काफी जल्दी पैदा हुआ है। ये चीज भी एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कवरी के बारे में हमें बताती है। जो भी बड़े प्लैनेट्स होते हैं वो स्टार के अराउंड जल्दी बन जाते हैं और अपने आसपास के सराउंडिंग्स पर ग्रेविटी की वजह से प्रभाव डालने लगते हैं, जो कि बाद में जाकर एक पर्टिकुलर सिस्टम को जन्म देता है, बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम जैसा। अब देखना ये है कि क्या एस्ट्रोनॉमर्स इस मेथड से दूसरे यंग स्टार्स के अराउंड भी प्लैनेट्स खोज पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।